चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी देख रहे थे। आवाज आपको आ रही है सबको? जी मारिया, यू आर ऑडिबल। ओके, अब हम सिग्निफिकेंस देख रहे थे, ठीक है। मतलब नॉर्मेलिटी और नॉन नॉर्मेलिटी के लिए। अब सबसे पहले बीएम देखिए 0.047 है, मतलब ये 0.05 से नीचे है तो ये डेटा बस नॉन नॉर्मल है। आगा खान का देखिए ये भी 0.05 से नीचे है, बीडीआई भी नीचे है, बीएआई भी नीचे है एंड एकेडमिक स्कोर भी नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ज्यादा डाटा नॉन नॉर्मल है, तो हम टेस्ट जो अप्लाई करेंगे वो नॉन नॉर्मल के लिए करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको करके दोनों दिखाने हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक ग्रुप का किया है, आप दूसरे का भी करेंगे, तीसरे का भी और चौथे का भी। वो मैं आपको करके नहीं दिखा रही, उम्मीद है अब तक आपको समझ आ गई होगी इन टेस्ट की, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। अब ये थोड़ा सा जरा ना समझने वाला है, आप फोकस होके बैठे सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैं बताऊंगी आपको नॉन नॉर्मल डाटा के लिए कौन से टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। वही आप एनालाइज पे जाएंगे, नॉन नॉर्मल डाटा है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेंगे। पहले आप एनालाइज पे गए, फिर आप जाएंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे, फिर आप जाएंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन देख लें। उन्होंने कहा हुआ है कि अगर 2 सैंपल्स हुए, मतलब 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो हम यू टेस्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 ग्रुप से ज्यादा ग्रुप्स आ जाएंगे तो हम उसके लिए क्रुस्काल्स वैलीज टेस्ट यूज करेंगे। ये देखिए ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए जब आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि 25 है ये स्पेसेस, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक है, 18 पे आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप फील्ड्स पे जाएंगे, फील्ड्स पे जाके यहाँ पे आपने कंबाइंड डाटा पुट करना है, ये बात याद रखनी है। और इससे पहले कि मैं डाटा पुट करूँ, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। ये जो टेस्ट है क्रुस्काल वैलीज टेस्ट, ठीक है, ये बताएगा आपको कि 4 ग्रुप्स हैं, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन ये नहीं बताएगा ये टेस्ट कि हमारे पास किन किन ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और किसके दरमियान नहीं करता। उसके लिए हम और टेस्ट लगाएंगे। वो हमने 2 ग्रुप्स में नहीं लगाया था, 2 ग्रुप्स में तो हमें पता चल गया था, लाजमी बात है कि इन दोनों ग्रुप्स में ही डिफरेंस एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 ग्रुप्स का अलग अलग सिग्निफिकेंट रिलेशन बताने के लिए उसके लिए हम और टेस्ट यूज करते हैं। सिर्फ इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो ये बताएगा कि इन चारों ग्रुप्स के दरमियान कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहले मैं यही टेस्ट अप्लाई करती हूँ, उसके बाद और डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए हम कंबाइंड डाटा लेंगे। ग्रुप्स आप डाल लेंगे यहाँ पे, उसके बाद रन कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ गया।
सिग्निफिकेंट आपको पता है कि 0.05 से नीचे हो तो वो वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, और उसका मतलब ये होता है कि हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, ठीक है, जो हमने बनाया था। मतलब मेल ओबीस का बीएमआई ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फीमेल ओबीस, और सो ऑन, मतलब नॉन ओबीस के साथ उसका करना था, और तीसरा हमने मेल ओबीस का फीमेल नॉन ओबीस के साथ करना था। ये चारों हमारे पास प्रूव हो चुके हैं बीएमआई के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं WHR की, तो WHR की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास रिजेक्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और हमारा प्रूव हो गया क्योंकि 0.05 से नीचे है। और AKU की बात करते हैं तो रिटेन रह गया। अब आप ये लोग पूछेंगे कि मतलब यहाँ पे रिटेन क्यों है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए हम डाटा बनाया है और आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं सिर्फ। इसकी लॉजिक्स जो हैं वो हमने नहीं निकाली, सिर्फ आपको टेस्ट सिखाने के लिए ये डाटा हमने बनाया है, ठीक है। हमने अपने 2 ग्रुप्स वाले डाटा को इसे स्प्लिट कर दिया था, इसलिए यहाँ रिजल्ट सही ना भी आए तो आपने पूछना नहीं है कुछ। उसके बाद 0.09 है, ये भी रिटेन हो गया, ये भी हमारा रिजल्ट सही नहीं आया। 0.4 है, ये भी सही नहीं आया। 0.00 है, इसका मतलब ये ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने इसकी अभी देखिए आपको ये तो पता चल रहा है कि चारों ग्रुप्स में 4 ग्रुप्स हैं, उसमें से 3 वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 3 के दरमियान नहीं कर रहा। 3 1 2 3 ये जो येलो वाले हैं, और 3 में नहीं कर रहा। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि ये ग्रुप 1 का 2 के साथ रिलेशन बता रहा है, या ग्रुप 1 का 3 के साथ बता रहा है, या ग्रुप 1 का 4 के साथ बता रहा है। उसको बताने के लिए आपको और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो कि आपने 2 ग्रुप्स वाले टेस्ट में अप्लाई नहीं किया था, और वो इसी की एक्सटेंशन है, और उसे यू टेस्ट कहते हैं, जो कि आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। वो तो बहुत आसान है। अब इसके बाद हम यू टेस्ट अप्लाई करने के लिए दोबारा हम एनालाइज पे जाएंगे और नॉन पैरामीट्रिक पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे लिगेसी डायलॉग्स पे, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4 ग्रुप्स हैं तो 2 यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है। इसकी वजह मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे आप यू टेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ये किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट वेरिएबल डालेंगे, तो इसमें आपने डाटा कंबाइन ही डालना है, ठीक है। उसकी वजह आगे मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट में बस मैं डाटा डालूं। अब ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में यहाँ डाल रही हूँ। अब ये देखें डिफाइन ग्रुप्स आ गया। अब यहाँ इन्होंने 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं। अब ये आप ये चाहेंगे कि एक ही दफा रिजल्ट आ जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको ग्रुप 1 का 2 के साथ करना होगा, फिर ग्रुप 1 का 3 के साथ अलग, ग्रुप 1 का 4 के साथ अलग। अब मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने 1 नाम किसको दिया था, मेल ओबीस को नाम दिया था ना, तो यहाँ स्पेसेस को पता चल गया कि इसने मेल ओबीस एंटर किया है। ग्रुप 2 का नाम, ग्रुप 2 में यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, 3 भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले 2 के साथ करके दिखाऊंगी, फिर 3 के साथ। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन लिख रहे हैं, और 2 जो था वो हमारे पास मेल नॉन ओबीस था, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। अब मैं कंटिन्यू कर दूंगी बस, और इसका कोई ऑप्शन क्लिक नहीं करना, और ओके। सॉरी, वो मेरी स्क्रीन रुक गई थी, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब बीडीआई की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे 0.05 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिग्निफिकेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब मेल ओबीस की मेल नॉन ओबीस से स्कोर ज्यादा हैं। यहाँ पे ठीक हो गया प्रूफ। और एकेडमिक स्कोर हमने ये निकाला था कि मेल ओबीस का एकेडमिक स्कोर कम होगा एज कम्पेयर टू मेल नॉन ओबीस, और ये बात भी यहाँ प्रूव हो गई है, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ग्रुप 1 और 3 का करके दिखाऊं तो वो दिखा देती हूँ आपको एक दफा, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, यही वही दोबारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाएंगे। और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें सारा करना पड़ेगा। जैसा आपका स्टडी डिजाइन होगा, मतलब आपने एक कंट्रोल ग्रुप बनाया हुआ है, आगे 2 ग्रुप्स और बनाए हुए हैं। ग्रुप 1 का आप 2 के साथ
अगर जो आप आर्टिकल में लिखेंगे जो बातें आप उन्हीं को मतलब वो सारा आपको करना पड़ेगा, वो उन ग्रुप्स के लगाने पड़ेंगे, मतलब 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर अगर आपने 2 का 3 के साथ करना है, 2 का 4 के साथ, ये सारे अगर आप आर्टिकल में लिखना चाहेंगे या आपकी स्टडी के मुताबिक होगा तो वो आप सारे लगाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बस एक और लगा के दिखा देती हूँ, लिगेसी डायलॉग्स ताकि आपको याद हो जाएगी। ग्रुप 1 और 2 थे यहाँ पे, अब मैं इसको डिफाइन ग्रुप्स में जाके ग्रुप 1 और 3 कर देती हूँ। याद है आपको थर्ड ग्रुप कौन सा था? थर्ड ग्रुप जो हमारा था वो हमारे पास फीमेल ओबीस का था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये एंटर कर देंगे 3, बस ये बाकी हो गया। अब हमारे पास आ गया इसका, अब मेल ओबीस का फीमेल ओबीस के साथ रिलेशन आया है हमारे पास। BIV में इसमें हो रहा है, WHR की भी देखें वैल्यू कम है, WHR की कम है, लाजिम बात है ये मेल ओबीस की जो BMI होगा वो फीमेल ओबीस से ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सेप्शन होती हैं वो अलग बात है। उसके बाद एकेडमिक स्कोर की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो हाइपोथेसिस था वो यही था कि मेल ओबीस का जो एकेडमिक स्कोर है वो एज कम्पेयर टू फीमेल ओबीस कम होगा, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये बात हो गई। ऐसे ही आप 1 का 4 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतना काफी है। किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लें प्लीज। ओके, मैं आगे चलती हूँ। आगे कोरिलेशन का मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं कंपेयर नॉर्मेलिटी, जो नॉर्मल अगर डाटा होता हमारे पास, ठीक है, अगर नॉर्मल होता तो हम जो टेस्ट अप्लाई करते हैं अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम एनालाइज पे जाएंगे, फिर हम कंपेयर मीन्स में जाएंगे। वहां हमने 2 ग्रुप्स के लिए हम गए थे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा ग्रुप हैं तो हम उसके लिए 1 वे अनोवा लगाएंगे, ठीक है। 1 वे अनोवा लगाने के बाद हम वही कंबाइंड डाटा पुट करेंगे इसके अंदर जो मैं किया था। और मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि हमें एक्सटेंशन एक चाहिए होती है, एक और टेस्ट भी चाहिए होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किन किन ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो नॉर्मल डाटा है इसमें ये आसानी है कि वो साथ ही लग सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा। एक मिनट बस रुकें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ग्रुप्स हैं, यहाँ आपको ना डिफाइन ग्रुप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारे ग्रुप्स का इकट्ठा कर देता है, इसका ये फायदा है, ठीक है। और अब ये तो हमारा बताएगा कि ये चारों ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन अगर हमने ये पता लगाना है कि कौन से ग्रुप के दरमियान एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हम एक और टेस्ट लगाते हैं, वो यहीं पे लिखा हुआ है, इसे कहते हैं पोस्ट होक। यहाँ पे जाएंगे और इसके लिए हम टर्की को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। ये हमने लगाना है पोस्ट होक टर्की टेस्ट। हमने सिर्फ ये देखने के लिए कि ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए हमने लगाया 1 वे अनोवा। फिर आगे उसकी एक्सटेंशन ये देखने के लिए किन ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हमने लगाया पोस्ट होक टर्की टेस्ट। और ये सारे टेस्ट जो मैं आपको अब बता रही हूँ ये नॉर्मल, अगर आपका डाटा नॉर्मल हो तब लगेगा, ठीक है। फिर कंटिन्यू कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये 1 वे अनोवा आ गया। अब मैं आपको बता देती हूँ BMI का सिग्निफिकेंट रिलेशन है, मतलब जो चारों ग्रुप्स हैं हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है कि मेल ओबीस का जो BMI है वो एज कम्पेयर टू मेल नॉन ओबीस ज्यादा है। और आगे फिर मेल ओबीस का जो BMI है वो एज कम्पेयर टू फीमेल ओबीस ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल ओबीस का जो BMI है वो फीमेल नॉन ओबीस से ज्यादा है। ये बातें प्रूव होंगी। वेस्ट रेशियो को भी बिल्कुल यही है। आगा खान का नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डाटा हमारा ओरिजिनल नहीं है ये डाटा, ठीक है। और BDI है उसका भी नहीं है, DI का भी नहीं है। एकेडमिक स्कोर का है जो कि प्रूव हो रही है बात कि मेल ओबीस की जो एकेडमिक स्कोर है वो एज कम्पेयर टू फीमेल नॉन ओबीस कम होगा, फीमेल ओबीस। उसके बाद फीमेल ओबीस का जो एकेडमिक स्कोर है वो फीमेल नॉन ओबीस से कम होगा। ऐसे ही मेल ओबीस का एकेडमिक स्कोर फीमेल ओबीस से कम होगा, ठीक है। अब पोस्ट हॉक में जाएं तो अब ये देखें आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको अलग अलग सारे आ गए हैं। ग्रुप 1 का मेल ओबीस था ग्रुप 1, मेल नॉन ओबीस था ग्रुप 2, फीमेल ओबीस था ग्रुप 3, फीमेल नॉन ओबीस था ग्रुप 4। सबसे पहला है 1 के इन तीनों के साथ रिलेशन, फिर ग्रुप 2 के बाकी तीनों के साथ रिलेशन, फिर ग्रुप 3 के बाकी तीनों के साथ रिलेशन, फिर ग्रुप 4 के बाकी तीनों के साथ रिलेशन। और BMI का अलग, वेस्टेज रेशियो का अलग, नीचे एकेडमिक स्कोर्स का अलग होगा, AKU का अलग होगा, ठीक है। सारे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ BMI का, ठीक है। अब ये देखें मेल ओबीस हमारा ग्रुप 1, वहां हमने उसको लेबल किया था। अगर हम मेल ओबीस का मेल नॉन ओबीस के साथ देखेंगे तो 0.00 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि मेल ओबीस का जो BMI है, लाजमी बात है वो हमने खुद ही पुट किया है कि मेल नॉन ओबीस से ज्यादा होगा,
ठीक है। उसके बाद मेल ओबीस का अगर फीमेल ओबीस के साथ बात करते हैं तो ये भी प्रूव हो रहा है कि मेल ओबीस का जो बीएमआई है वो फीमेल ओबीस से ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेल ओबीस की बात करते हैं अगर फीमेल नॉन ओबीस के साथ, तो उसका प्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा कोई, ये तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया, आपके तो जो असल होंगे ओरिजिनल डाटा होगा उसमें आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये कंपैरिजन एंड हो गए हैं नॉर्मेलिटी टेस्ट के साथ भी और नॉन नॉर्मेलिटी। अच्छा ठीक है, मैं आगे चलती हूँ फिर। अब सिर्फ कोरिलेशन रह गई है, वो बहुत आसान है। कोरिलेशन वैसे ही है जैसे आपने पहले की है दो ग्रुप्स के साथ। अगर हमारा डाटा नॉर्मल होगा तो हम जो कोरिलेशन करेंगे वो होगी पेयरसन, और अगर हमारा डाटा नॉन नॉर्मल होगा जो हम करेंगे वो होगी स्पेयरमैन। ठीक है, तो सबसे पहले एनालाइज पे गए। जी जी। पहले जो हमने एनोवा वाला लगाया था उसमें हम चारों ग्रुप्स को एक साथ देख रहे थे, फिर उसके बाद हमने फर्दर पोस्ट ऑफ लगाया था, उनमें से अगर हम कोई दो देखना चाहें। वैसे मैं बताती हूँ, बहुत बड़ा ये देखें, नोवा जो हमने लगाया ना वो हमें हमने कंबाइंड डाटा ही पुट किया है। ठीक है, लेकिन वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा डिफरेंस ग्रुप्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे देखें बीएमआई बिटवीन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप्स। ठीक है, ये दोनों को बता रहा है हमें कि ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बीएमआई है 0.00, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम फर्दर डिटेल चाहते हैं, आर्टिकल में लिखना चाहते हैं कि ग्रुप 1 के दरमियान डिफरेंस सिग्निफिकेंट ग्रुप 1 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, या ग्रुप 1 और 3 के दरमियान करता है, या ग्रुप 1 और 4 के दरमियान करता है, तो उसके लिए हम उसकी एक्सटेंशन यूज करते हैं जिसे पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं। यहाँ देखिएगा, वहां सिर्फ हमें ये बताया हुआ था कि चारों ग्रुप के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, बीएमआई का बताया हुआ था। अब ये देखें यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन से हमें ये फायदा हुआ, हमें ये पता चल गया कि मेल ओबीस का मेल नॉन ओबीस के साथ, मतलब ग्रुप 1 का ग्रुप 2 के साथ तो एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रुप 1 का ग्रुप 3 के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है। लेकिन जो ग्रुप 1 है वो उसका ग्रुप 4 के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आप ये टेस्ट ना लगाते तो आपको पता चलता कि हमारा किस ग्रुप के दरमियान एग्जिस्ट नहीं कर रहा और किस दरमियान कर रहा है, नहीं चलता ना। तो इसका फायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि किसके दरमियान कर रहा है और किसके दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, समझ आ गई आपको? जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी कोरिलेशन पे। कोरिलेशन बहुत आसान है, बस अब आखिरी है, सुन लें। पहले वही एनालाइज पे जाएंगे। कोरिलेशन का मैंने आपको बता दिया है कि अगर डाटा नॉर्मल होगा तो पेयरसन लगाएंगे, डाटा नॉन नॉर्मल होगा तो स्पेयरमैन्स लगाएंगे। ठीक है, कोरिलेट पे गए और बाईवेरिएट। अब बाईवेरिएट का किसी ने पूछा नहीं है कि बाईवेरिएट क्यों लिया है हमने। ठीक है, इसका मैं बताती हूँ। बाईवेरिएट हमने इससे लिया है, ये देखिए अभी मैं आपको पहले वैल्यूज पुट करूंगी फिर बताऊंगी। ठीक है, हाँ, एक और बात ये कि हम इसमें डाटा इंडिविजुअल लेते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप 1 का अलग लेते हैं, ग्रुप 2 का अलग लेंगे, क्योंकि कोरिलेशन हम कर रहे हैं, विद इन ग्रुप्स होती है जो। ठीक हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये पियर्सन पे ही क्लिक किया हुआ है मैंने। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नॉर्मल के लिए करके दिखा रही हूँ, नॉर्मल डाटा के लिए। ठीक है, नॉन नॉर्मल के लिए करती तो मैं स्पेयरमैन पे करती। अब मैं आपको बाईवेरिएट का भी बताऊंगी आगे। ये देखें, अब हम बीएमआई का रिलेशन देख रहे हैं डब्ल्यूएसआर के साथ। बीएमआई एक ही हमने वेरिएबल पकड़ा है, उसका पहले एक के साथ देख रहे हैं, लाजिम बात है एक के साथ देखेंगे। बाई वेरिएट एक बीएमआई हो गया, उसका रिलेशन हम बेसिक रेशो के साथ देख रहे हैं तो ये बाई वेरिएट हो गया। फिर बीएमआई को पकड़ा, उसका रिलेशन हम बीडीआई के साथ देख रहे हैं, ये बाई वेरिएट हो गया। फिर बीएमआई को पकड़ा, फिर उसका एकेयू के साथ देख रहे हैं, ये भी बाई वेरिएट हो गया। बीएमआई का बीआई के साथ देख रहे हैं, ये बाई वेरिएट। ऐसे ही एकेडमिक स्कोर के साथ भी बाई वेरिएट। ठीक है, इसलिए हमने बाई वेरिएट यूज किया। अब ये देखें, बीएमआई का देखेंगे तो 0.05 से वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। बीएमआई जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेस्टेज रेशो बढ़ेगा। ये हमारा हाइपोथेसिस है जो कि प्रूव हो चुका है। अगर बीडीआई की बात करें, एकेयू की बात करें, बीआई की बात करें, तो इसका आना ठीक चाहिए था। ओरिजिनल डाटा होता तो शायद ठीक आ भी जाता, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है इसलिए नहीं आ रहा ठीक। लेकिन इसका आ गया, इसका फायदा उठा लेते हैं। अब एकेडमिक स्कोर का जैसे हमारा आ गया 0.05, इसका मतलब यही है कि ग्रुप 1 के दरमियान बीएमआई जो है जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एकेडमिक स्कोर कम हो रहा है। अब यहीं पे मैं बता देती हूँ, जैसे सर ने आपको कोरिलेशन का डिटेल से बताया कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन होती है जिसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहते हैं, और एक इनवर्स कोरिलेशन होती है जिसे हम नेगेटिव कोरिलेशन भी कहते हैं। उसका पता लगाने के लिए हम नेगेटिव साइन को देखते हैं। अब इसका मतलब यही है कि बीएमआई जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्कोर कम हो रहे हैं,
क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है और या इनवर्स कोरिलेशन है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास कोई साइन नहीं है, कोई साइन ना, उसका मतलब पॉजिटिव है। तो अगर हमारे पास, हमारा यही हाइपोथेसिस था कि BMI ज्यादा होगा तो WHR ज्यादा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यही बात अगर आप देख, बस यही मैंने बताना था, बाकी आप खुद ही करेंगे जब आपका टेस्ट। अप्लाई करने का तरीका सिखाना था मेजर, ठीक है। उसके बाद वही बात आ जाएगी एनालाइज पे। अगर आपने नॉन नॉर्मल डाटा के लिए कोरिलेशन लगाने हैं, मैं सिर्फ लगा के दिखा देती हूँ आगे समझ, क्योंकि आपने कोरिलेशन ग्रुप 2 वाले में भी समझ लिया, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। हर ग्रुप के अलग फाइंड करनी है आपको इंडिविजुअल डाटा। ऐसे ही कोरिलेट पे जाएंगे, मेरा बाइवेरिएट। एक क्वेश्चन है जी जी कि मतलब देखें, अब हमने जो अपना आर्टिकल हम लिखेंगे उसमें हम मतलब हम चारों में अलग अलग कोरिलेशन देख रहे हैं, तो हमने तो मतलब मेन एक ही लिखनी है ना कोरिलेशन के, मतलब डिप्रेशन एंजाइटी से कैसे कोरिलेट करा है। तो हम अपने आर्टिकल में किस ग्रुप की कोरिलेशन लिखेंगे? हम टोटल नहीं, सारे की कोरिलेशन लिखेंगे या किसी एक ग्रुप की लिखेंगे? सारे की लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, सही है। ओके, अब यहीं पे वही वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ग्रुप 1 के मैंने पुट किए हुए हैं। अगर आप कहते हैं I was not able to understand Muzamil's question. मुज़म्मिल, सर मैं ये जी सर ये पूछिए। पूछ रहा जी था सर मैं ये पूछ रहा था कि अब फॉर एग्जांपल हमने जो अपने आर्टिकल में लिखनी है कोरिलेशन, वो हम मतलब एक ही जी स्टेटमेंट को कोट करेंगे ना, तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम टोटल सारी जो हमने स्टडी किया उसकी लिखेंगे या हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की उठा के मतलब लिखेंगे कोरिलेशंस में? मैं फिर भी आपका सवाल नहीं समझा। क्या सर मैं बताऊं, सर ये पूछ रहा है कि मतलब अगर हमारे पास, जैसे हम कोरिलेशन इंडिविजुअल में कर रहे हैं ना, कि मतलब इंडिविजुअल ग्रुप्स में कर रहे हैं, चारों ग्रुप्स के अलग अलग करेंगे, तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि चारों ग्रुप्स की अलग अलग हम आर्टिकल में लिखेंगे या सिर्फ कोई एक, किसी एक ग्रुप की कोरिलेशन उठा के लिख देंगे, बाकी की नहीं लिखेंगे। हाँ यही पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल दीजिएगा। सर एग्जांपल ये हमारा जो आर्टिकल है, हमने जो लिखा है नहीं, उस आर्टिकल, मुजम्मिल को देने दें। मुजम्मिल नहीं, के आप भी देखें। गलत बता रही हैं, आप गलत बता रही हैं। ठीक है, वो जी सवाल कुछ सर, और पूछ रहा है। जी जी मुजम्मिल। सर जी नहीं मतलब पूछिए। जैसे इनने देखे, हम इनने इंडिविजुअल हर एक एक ग्रुप को आपस में मतलब कोरिलेशन उनके अंदर देखी है, तो लेकिन हम तो सिर्फ एक ही उसको लिखेंगे ना, तो हम किस ग्रुप को क्यों एक सिलेक्ट को क्यों करेंगे? लिखेंगे? हम इतने मल्टीपल कोरिलेशंस क्यों ले रहे हैं अगर हमने एक ही वैल्यू देनी है तो? तो सर हम इतनी सारी मतलब वैल्यूज कोरिलेशन वाली लिखेंगे अपने आर्टिकल में? बिल्कुल लिखेंगे। आप अगर एक ग्रुप के अंदर एक पैरामीटर की 4 पैरामीटर से कोरिलेशन ले रहे हैं और आपके पास 4 की वैल्यूज आ गई हैं और आपके पास 4 कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हैं, तो आप चारों मेंशन करेंगे। व्हाई एल्स आर यू डूइंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? तो फिर आपको इतनी लंबी चौड़ी एनालिसिस करने की जरूरत ही क्या है, अगर आपने सिर्फ एक के ऊपर ही जो है ना वो मामला टपा देना है। फैसला सर वहां लेकिन पर मतलब जाकर हम ये तो किया जाता है कि आपने, जी सर हम तो मतलब कोरिलेशन देख रहे हैं ना कि सिंपल उस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या ताल्लुक है। तो वो हम टोटल जो हम अपना सारा पॉपुलेशन ले रहे हैं, तो हम सारी टोटल पॉपुलेशन में नहीं देख सकते, वो सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल ग्रुप्स को क्यों देख रहे हैं? कोरिलेशन हमने ये पहले ही बताया था कि वो ग्रुप्स के अंदर देखी जाएगी। ठीक है। आपने स्टडी को जो है अपना डिजाइन को जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो ग्रुप्स में जो डिवीजन आपने की हुई है वो किसी वजह से की हुई है ना। जी सर। अगर आप दोबारा से सारी पॉपुलेशन को एक ही ग्रुप के अंदर लेकर आ जाएंगे तो फिर आपने स्टडी डिजाइन में ग्रुपिंग की क्यों है? अगर आपका एक ही जनरल पॉपुलेशन से रिजल्ट निकल सकता होता तो आपने बेसिकली स्टडी डिजाइन में डिवीजन की ही क्यों थी? अब वहां पर अगर आपके 6 पैरामीटर्स थे, जैसे इनका वेस्ट रेशो है, बीएमआई है और 3 डिप्रेशन एंजाइटी के स्कोर्स हैं और एकेडमिक स्कोर है, तो ये टोटल जो है आपके 6 पैरामीटर्स बनते हैं। और इनका जो जी हाइपोथेसिस था, वो हाइपोथेसिस ये था कि जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी तो आपके डिप्रेशन एंजाइटी के स्कोर्स बढ़ेंगे। तो आप जो आपके ओबेसिटी के इंडिकेटर्स थे, वेस्ट प्रेशर, बीएमआई, उसको तमाम डिप्रेशन एंजाइटी के कोरिलेशन जो इंडिकेटर्स थे उसे कोरिलेट करेंगे और बताएंगे कि ठीक है सर। बीएमआई का भी ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है आपके तीनों स्कोर्स के साथ और इनवर्स ताल्लुक है एकेडमिक स्कोर के साथ, और आपका वेस्ट रेशो का भी ताल्लुक है डायरेक्ट है वो डिप्रेशन एंजाइटी के स्कोर्स के साथ, और इनवर्स ताल्लुक है आपका। अगर आपने ये सारा का सारा जाकर रिजल्ट्स को बयान करना ही नहीं है हम्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर और डिस्कशन में, तो व्हाई एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस? ठीक है सर, समझ आ गई।
the more the data you are presenting, the more it means that कि आपका जो statistical ground है वो strong है, the more it means कि आपने ज़्यादा काम किया है, the more it means कि data extensive है, the more the data is presented, the more the significant is your article. ठीक है सर, समझ आ गया। एक ही वैल्यू के ऊपर अगर आपने टपा देना है तो वो तो उसमें तो आप 2 जुमलों के अंदर मामला खत्म कर जाएंगे। तो इतना लंबा चौड़ा स्टडी डिजाइन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और इतना जो आपने वो डिवीजन के क्राइटेरियाज मुख्तस किए थे और फिर जो कोरिलेशन की आपने जो है वो कट ऑफ निकाले हुए हैं, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर चलाने का फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, ठीक है सर। जी कंटिन्यू जी। जी सर। अच्छा, अब मैंने आपको नॉर्मल का मुझे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक। अच्छा, अब मैंने आपको नॉर्मल का बता दिया कि अगर डाटा नॉर्मल हो तो हम कोरिलेशन करते हैं वो पियर्सन से करते हैं। अगर डाटा नॉन नॉर्मल हो तो हम कोरिलेशन करेंगे वो पियर्सन से नहीं करेंगे, स्पेयरमैन से करेंगे। अब मुजम्मिल ये देखिए, मैंने पहले यहाँ पे वेरिएबल्स में सिर्फ ग्रुप 1 के वेरिएबल्स डाले थे, पियर्सन में जो करके दिखाया, एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए ग्रुप 4 के डाल रही हूँ। अब मैं आपको इनके आंसर्स दिखाऊंगी जो आपको पता चलेगा वो डिफरेंट होंगे आपस में। ग्रुप 1 के भी डिफरेंट होंगे और ग्रुप 4 के भी। तो फिर लाजमी बात है जब वैल्यूज डिफरेंट आएंगी तो आर्टिकल में हम लिखेंगे ना वो वैल्यूज, ठीक है? हाँ ठीक। तो अब ओके कर लेंगे। अब यहाँ देखें, BMI का रिलेशन अगर बेसिक रेशो के साथ देखें वो तो लाजमी बात है 0.00 का, क्योंकि हमारी स्टडी खड़ी ही इन दोनों पे है, ठीक है? जैसे जैसे BMI बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगा। अब यहाँ AKU का देख लें, वहां पे जो AKU था वो प्रूव नहीं हो रहा था, वो 0.4 कोई वैल्यू थी। ग्रुप 1 का जो मैंने कोरिलेशन दिखाया अभी आपको वो 0.05 से अबव थी वैल्यू, लेकिन ग्रुप 4 में 0.05 से नीचे आ गई है, वैल्यू चेंज हो गई है ना। तो अब आप मेंशन करेंगे अपने आर्टिकल में कि मतलब ग्रुप 4 में डिफरेंट है और ग्रुप 1 में डिफरेंट है, अगर ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे ही BDI में देख लेंगे ये 0.05 से कम है, लेकिन ग्रुप 1 की जो थी वो 0.05 से ज्यादा थी। BAI में ग्रुप 1 में भी ऐसे थी, ग्रुप 2 में, ग्रुप 4 में ऐसे। और एकेडमिक स्कोर में वहां पे भी प्रूव हो गया था हमारा हाइपोथेसिस और यहाँ भी प्रूव हो गया, ठीक है? ये हमने जब अगर हमारा डाटा नॉन नॉर्मल हो तब जो कोरिलेशन लगेगी वो स्पेयरमैन लगेगी, और डाटा नॉर्मल हो तो कोरिलेशन लगेगी वो पियर्सन लगेगी, ठीक है? बस यही तक था। समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक मेरा एक और क्वेश्चन है जी। ये प्लीज 1 लेग्ड और 2 लेग्ड समझा दें, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। 1 ये तो 1 लेग्ड और 2 सॉरी टेल्ड, सॉरी टेल्ड, सिंगल टेल एंड डबल टेल का मतलब ये होता है, सिंगल टेल और डबल टेल का मतलब ये होता है कि आपने डेसिमल के बाद जो है वो कितने नंबर्स ऐड किए हुए हैं। अगर डेसिमल के बाद जो है वो सिर्फ आपने एक के ऊपर जो है मामला ख़त्म कर दिया है तो वो सिंगल टेल्ड है, और अगर आपने उसके अंदर एक और फिगर ऐड कर दिया है डेसिमल तो वो डबल टेल है। डबल टेल जो है वो बेसिकली 0.05 के ऊपर पड़ता है, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। 0.0 भी सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन 0.0 के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि 0.01 हो, 0.06 हो, 0.07 हो, 0.08 हो, ठीक है? तो उसको एब्सोल्युटली जो है वो 95% प्रोबेबिलिटी पे लाने के लिए आप उसे 2 टेल्ड बोलते हैं। ठीक है जी जी सर, खत्म हो गया जी। थैंक यू मारिया, खत्म हो गया। किसी और का कोई सवाल है? सो दिस वाज, हाँ कोई सवाल है तो जी पूछें, वी आर ओपन। आई डोंट थिंक सो किसी का सवाल है सर। काइंडली क्लोजिंग रिमार्क्स। ऑल राइट फाइन जी। तो this was the first interaction of majority of the people with SPSS. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टोटली जो है, सॉरी, तो आप में से मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होगी जी वो यकीनन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जी वो बैम्बूजल्ड होगी कि व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग। तो इस कदर कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने भी जब सीखना शुरू किया था तो बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन द क्लोजिंग पॉइंट और द क्लोजिंग एडवाइस विच आई लाइक टू एक्सटेंड इस के जी आप अपने लैपटॉप्स के अंदर SPSS को इंस्टॉल करें, और इन्होंने जो आपको एक वो मॉक फाइल दी है उसके ऊपर अपने हाथ से ये तमाम चीज़ें गुजारें। जब तक ये आपके अपने हाथ से नहीं गुजरेंगी
और जब तक आप पी वैल्यूज़ जो हैं उनको खुद से बैठ के इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि जी ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, इसका सिग्निफिकेंट होना अच्छी बात है या बुरी बात है, तब तक आपको बहुत सारी बातें जो है वो समझ नहीं आएंगी। ऑनलाइन या इवन इन पर्सन भी हम आपको बस इतना ही बता सकते हैं जितना कि हमने आज आप लोगों को जो है बता दिया है। द रेस्ट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर प्रैक्टिस, आप उसको कितने तरीके से फॉलो करते हैं और कितनी रूटीनली जो उसको फॉलो करते हैं। तो जिस वक्त भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले ये फाइल कोई भी खोल लिया करें और उसके अंदर जो है ना रैंडमली टेस्ट लगा कर देखना शुरू कर दिया करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम ना सिर्फ आपको टेस्ट लगाना आ जाएगा, आपको वैल्यू इंटरप्रेट करना आ जाएगी, बल्कि जब आप उसको इंटरप्रेट करने लगेंगे तो फिर आपको जो है वो मज़ा आएगा कि दैट के इतने कॉम्प्लेक्स दिखने वाले फिगर से आप कितनी मज़े की जो है वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर कर सकते हैं। I am seriously very happy with Abdullah, Hafsa, and Maria, Navera, and Amna. They did a seriously very good job, and I think my efforts were not wasted after all. और जितना कुछ इन लोगों को आता है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट और जितना ये आप लोगों को बता रहे थे, मैं ये हल्फन कहता हूँ कि आप जो है वो किसी कंसल्टेंट को जो है यहाँ से उठाकर देख लें अपने ही हॉस्पिटल के प्रेमिसेस से। उनको इतनी बातें पता नहीं होंगी जितनी बातें एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन लोगों को पता है। इन द फ्यूचर ये चीज़ें इन लोगों को पे करेंगी, क्योंकि जब ये पोस्ट ग्रेड करेंगे और ये अपना डिसर्टेशन लिखेंगे और थीसिस करेंगे तो इन्हें ना ही किसी स्टैटिस्टिशियन के धक्के खाने पड़ेंगे और ना ही जो है वो किसी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि जी हमें लिख कर दे दें। तो इन द लॉन्ग रन चाहे पाकिस्तान में काम कर रहे हों या पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हों, दे विल बी इंडिपेंडेंट and they'll rather be teaching the people. So I'm seriously very happy with these particular people. Huge applause, Ji. I very highly appreciate. Thank you Over so much, from sir. my side. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. जी जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मिस सर खालिद। बस आप तबीयत का ये सर आपकी तबीयत का पूछना था। वो जब सुना था आपको कोरोना हो गया तो बड़ा अफसोस और दुआएं हैं आपके लिए। तो बीच में आपका सांस भी एक बार फूल गया था। जिन लोगों ने जो है ना कि कहते हैं वो सिकली कराई थी ना वो पूरी नहीं हुई। Have we got Ahmed over here? yes sir. ठीक है, अहमद या अदनान में से कोई है यहाँ पर? Ahmed अंसारी। All right, fine. जी सर। I'm quite fine जी। There was a time last week जब जो है वो मेरा saturation जो है वो 90 से नीचे चला गया था, लेकिन then it returned back to normal और I have started to run on a treadmill after that particular period और अभी तक जो है कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स अ लॉट जी। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं। मैं वाकई इतना इम्प्रेस हूँ, आपने इतने अच्छे स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाया और वाकई ये बहुत सारे डॉक्टर्स को नहीं आता। आप सही कह रहे हैं, मैंने खुद भी चेक किया है। मतलब उनको टेस्ट के नाम भी नहीं आ रहे थे और देवर लाइक कि हमें भी बताना अगर आपको जब सिखा दिया जाए। तो थैंक यू सो मच आप सबका टाइम के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग था। जी यू आर वेरी वेलकम जी। अब्दुल्ला एंड को डिड अ वेरी गुड जॉब जी। ये अगर जो है वो स्टफ आपके पास अच्छा ना हो तो उस्ताद जो है ना कोई बहुत ब्रिलियंट काम नहीं कर सकता, चाहे आप इतनी मर्जी टकरे मार लें। तो ऑफ कोर्स दे देमसेल्व्स आर क्वाइट गुड स्टफ और ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे उन तमाम लोगों से जो है वो मुझे इतनी हाई होप्स हैं, इसलिए नहीं कि वो उन्हें आ जाएगा। बेसिकली जो एजुकेशनिस्ट होता है वो इसलिए नहीं सिखाता कि इन्हें 2 लफ्ज़ आ जाएंगे, वो इस होप पर सिखाता है कि जब ये 2 लफ्ज़ सीख जाएंगे तो कल को जब ये सिस्टम के अंदर आएंगे और सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो ये इस सिस्टम की जो रॉटन प्रैक्टिसेस हैं और जो मेरिट के अगेंस्ट जाकर जो है नवाजने की प्रैक्टिसेस हैं और जो फ्लैक्टरी बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये उन रॉटन प्रैक्टिसेस को जो है वो तब्दील करेंगे और शायद वो ब्रिलियंट सुबह जो कि हम नहीं देख सकेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो ये लोग देखेंगे या फिर इनसे पीछे आने वाले लोग देखेंगे। तो एजुकेशनिस्ट कोई भी हो वो इस होप में जो है वो लोगों को पढ़ाता है। हमने भी इसी होप के अंदर पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं कि लोग जो है वो यहाँ से पढ़ने के बाद जो है वो अमेरिका और बरतानिया में जाकर सर्व करना पसंद नहीं करेंगे और अपने मुल्क में रहकर इस सिस्टम को तब्दील करेंगे, क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली देखा है कि हमारे जितने भी ब्रिलियंट लोग हैं वो सारे के सारे तमाम रिसोर्सेज इस मुल्क के इस्तेमाल करते हुए फिर इस मुल्क को छोड़कर चले जाते हैं
और ज़ाहिर है जो पीछे लोग रह जाते हैं वो लोग होते हैं जो यहाँ से नहीं जा सके, जिनकी रिजेंटमेंट्स होती हैं, जिनकी ईगोज होती हैं, और फिर वो ईगोइस्टिक बिहेवियर्स के साथ जब प्रोफेशन के अंदर आते हैं तो वो फिर किसी को अपने सामने जो है बैठा हुआ बर्दाश्त नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ना लोगों को सिखाया जाता है और ना लोग सीखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सीखने के बाद, डिग्री लेने के बाद इसी मुल्क में रहेंगे और इस मुल्क की जो है वो निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, और जो सुबह हम लोग नहीं देख सके वो आप लोग देखेंगे। दैट इज़ व्हाट वी विश। इंशाल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छे तरीके से सिखाया। यू आर वेरी वेलकम जी, एट योर सर्विस ऑल द टाइम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप कहते हैं हाथ पकड़ के ही सिखाया आपने हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक कि और मैं अब इन 68 वालों से जो है गुजारिश करूंगा एज अ क्लोजिंग रिमार्क कि कोई शर्म करें और अपने आर्टिकल लिख लें, क्योंकि जैसे ही आप लोग जो है वो थर्ड ईयर के अंदर जो है वो पहुंचेंगे तो एक तो जो टाइम पीरियड्स हैं आपके मेरे वो क्लैश करना शुरू कर देंगे, और दूसरा ये कि जी जो मसरूफियत है उसका लेवल जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, और फिर जो वक्त है उसको कोई ऐसे लेवल पर, ऐसे टाइम पर फिक्स करना जहाँ पर आप भी फारिग हों और मैं भी फारिग हूँ, ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने ऊपर मेहरबानी करें और अपने आर्टिकल जो है ना उनको प्लीज़ इसी साल के अंदर ही निकाल जाएं, बहुत मेहरबानी होगी। मेन मसला ये है कि हमारे पास डाटा नहीं है, डाटा के बगैर आर्टिकल कैसे लिखें, और जितना हम लिख सकते थे बगैर डाटा के उतना लिख लिया, जी और सर, वो मैंने बाकी भी आपके जितना हो बगैर हो सका नहीं मैंने सकता, भी लिख लिया। वो करें, बाकी तो आपके वो बगैर हो नहीं करें ना, सकता। डाटा कलेक्ट करना शुरू करें, डाटा हमने डाटा ऑनलाइन कलेक्ट करना शुरू करें ना। ऑनलाइन किया था, तो आपने कहा था कैसे लें ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन? करना, आपने कहा था ऑनलाइन नहीं करना। वो अहमद को मैंने तरीका बताया था, अहमद को मैंने तरीका बताया था ना कि अगर तो सिर्फ ओबेसिटी ही आपका क्राइटेरिया है तो जो है ना क्या कहते हैं उन लोगों को सिलेक्ट कर लें जिनके बारे में आपको कंफर्म है कि जी ये ओबीस कैटेगरी में जो है ना वो नहीं पड़ेंगे, और उनसे सिलेक्ट कर उनसे करवा लें। और जो जो आपका ओबीस वाला जो है वो पड़ता है डाटा, उस ओबीस वाले डाटा को जो है ना वो आप जो है वो जिस दिन कोई एक दिन जो है ना वो जैसे आप लोग आते हैं किसी कॉन्टैक्ट सेशन के लिए, ठीक है, या आप जो है वो कोई फॉर्म जमा कराने के लिए आते हैं या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए आते हैं, वो बुलाया ही जाएगा ना। तो उस दिन जिस दिन तमाम लोग आप लोग आए हुए हों तो पहले से इन लोगों को मार्क कर लें कि जी ये लोग ओबीस कैटेगरी के अंदर पढ़ते होंगे या ये नॉन ओबीस में पढ़ते होंगे, तो उनका वेस्ट रेशो BMI उस दिन कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाकी उनसे डाटा जो है ऑनलाइन कलेक्ट करवा लें। ये मैंने उस दिन अहमद को समझाया था। मेरे पास पूरा डाटा इसी तरह पड़ा है, नॉन ओबीस का सारा 110 पीपल का, सारा नॉन ओबीस जो मुझे पता है कि नॉन ओबीस है। आपने मुझसे कैंसिल करा तो दिया था, बस मेरे ठीक पास है, फिर फाइल आपके पड़ी है पास अभी। सिर्फ हाँ एक जो है ना वो सिर्फ एक जो है ना वो BMI और वेस्ट रेशो ही आपके पास अभी हमारे पास नहीं आया ना, ठीक है। तो वो जो लोग हैं उनको किसी दिन बुला लें कॉलेज के अंदर और उनसे कहें कि जी ना जिस दिन वो अपना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने आ रहे हो तो वो आपको जो है ये डाटा बेस को प्रोवाइड कर दें, वहाँ पर आप वहाँ पे कैलकुलेट कर लें। सर लेकिन मेरे हमारी स्टडी का ये मसला है कि उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, उनको मैं कैसे बुलाऊं? मीटिंग एंड होने फाइनल वाली ईयर है। वाले तो आ रहे हैं 15 सॉरी तारीख टू से। इंटरप्ट सर, मीटिंग ये वाली एंड होने वाली है, मतलब आपकी बात के दौरान ही खत्म हो जाएगी। फिर अब क्या करें, दोबारा करेंगे? नहीं मतलब अगर इनसे डिस्कस करना है तो वैसे कॉल कर लें, वो भी हो सकता है। ये काम तो ये किसी और दिन करते हो, अब खत्म हो गया तो हम। बस सर वैसे अब ना सर से चले, गुजर बस रही है। ठीक है। अब ये आप ना अहमद से पूछें, अहमद आपको बताएगा, उसको मैंने ये सारी बातें डिटेल में बताई हैं, चलो ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो ऑल मच द सर। ठीक है सर, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। या फिर